एवरीवन। ओके, सो हम ऑलरेडी बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं। ये क्विक वन शॉट है पूरे चैप्टर का। सो लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस चैप्टर। और ये चैप्टर की डिमांड बहुत सारे बच्चों ने मुझसे की थी, हेंस इसको मैं आई ट्राई टू मेक इट वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड विल मेक श्योर दैट आप सभी को ये शॉर्ट में समझ में आए. सो इट विल बी द बेस्ट वीडियो फॉर योर रिविजन. Let's quickly go through this particular chapter, that is biotechnology principle and processes. अब इस चैप्टर में सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, बायो. अब बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग, कुछ भी लिविंग थिंग. टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक्स. सो बेसिकली हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं. EFB जो है फुल फॉर्म, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं फुल फॉर्म पर. दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ये इंक्लूड करता है दोनों ओल्ड एंड मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक. और एक डेफिनेशन दी गई है एंड द डेफिनेशन इज इट इज द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब मिलन, मिलन होना, कॉम्बिनेशन होना. किन चीज का? एक नेचुरल साइंस का और दूसरा क्या? तो दूसरा इज ऑर्गेनिज्म और सेल पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स. तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? साइंस का हो रहा है, या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका साथ में इंटीग्रेशन होके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए हम लोग ये करते हैं. नाउ ये जो डेफिनेशन बोला है इसमें क्लियर कट दे हैव सेड दैट हमने ओल्ड एंड मॉडर्न व्यू दोनों बायोटेक के व्यूज कंसिडर करते हुए ये डेफिनेशन बनाया है. सो सबसे पहले अब ये डेफिनेशन का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग. डेफिनेशन कह रहा है दैट हम साइंस का हमारा नॉलेज प्लस एक ऑर्गेनिज्म, इन दोनों का कोलैबोरेशन या इन दोनों का इंटीग्रेशन करके हम कुछ तो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, या तो इन प्रोडक्ट्स की मदद से हमें सर्विसेज मिलेगी. इसके लिए हम लोग बायोटेक का यूज करते हैं. नाउ द डेफिनेशन इज ऑल्सो सेइंग कि अगर पूरा ऑर्गेनिज्म हमने यूज नहीं किया तो उसके सिर्फ सेल्स शायद यूज कर सकते हैं, या कुछ तो पार्ट्स यूज कर सकते हैं, या कोई तो मॉलिक्यूलर एनालॉग भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज सेइंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ओल्ड और मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक का मतलब क्या है. सो ओल्ड का मतलब है, ओल्ड को ही हम ट्रेडिशनल व्यू मानते हैं, जिसमें एंटायर ऑर्गेनिज्म वुड बी यूज्ड. पूरा का पूरा जैसा ऑर्गेनिज्म है वैसा का वैसा उसी कंडीशन में पूरा यूज होगा. जैसे एग्जांपल, कर्ड मेकिंग में व्हाट डू वी डू इन कर्ड मेकिंग? हम एक चम्मच कर्ड लेते हैं जिसमें इट इज अंडरस्टूड पूरा का पूरा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होगा, और उसको हम एक कटोरी में भरे हुए दूध में मिला देते हैं. सो नाउ एक चम्मच में जो एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था वो उस पूरे दूध का भी कडलिंग कर देगा, जिससे वो दूध भी कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसमें हमने पूरा सेल या पूरा ऑर्गेनिज्म यूज किया है. उसका सेल या उसका सेल कोई पार्ट्स या कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग ऐसी चीजें यूज नहीं की है. एंटायर ऑर्गेनिज्म इज बीन यूज्ड. सिमिलरली इन केस ऑफ ब्रेड, पूरा का पूरा ईस्ट यूज किया जाता है. इवन इन बेवरेजेस हम यूज करते हैं. इन सब में एंटायर ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, हेंस इट इज कॉल्ड एज ओल्ड और ट्रेडिशनल टेक्निक. मॉडर्न टेक्निक में हम क्या करेंगे? पूरे ऑर्गेनिज्म में कोई एक चीज रिस्पॉन्सिबल होगी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस देने के लिए, तो वो हम एक चीज आइसोलेट करते हैं फ्रॉम दैट एंटायर ऑर्गेनिज्म. चाहे वो फिर सेल हो, चाहे वो सेल का पार्ट हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर एनालॉग हो. तो इसके लिए डेफिनेट हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी. दैट कम्स अंडर मॉडर्न व्यूज और मॉडर्न टाइम. सो इसमें हम सेल यूज करेंगे, कोई पार्ट, कोई मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर एनालॉग यूज किए जाएंगे. जैसे एग्जांपल, वैक्सीन्स बनाने के लिए हम डिसार्म्ड पैथोजन लेते हैं, या तो इनएक्टिव टॉक्सिन लेते हैं. तो कोई तो पार्ट लिया, कोई तो मॉलिक्यूलर एनालॉग, DNA RNA वैक्सीन्स भी अवेलेबल है आजकल. एंटीबायोटिक्स, क्लोन्स, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, IVF दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ओवम एंड स्पर्म लिया जाता है, दैट इज जस्ट सेल्स लिए जाते हैं. PCR में हम DNA का रेप्लिकेशन इन विट्रो कर सकते हैं. सो इसमें बस मॉलिक्यूलर एनालॉग DNA लिया गया है. DNA फिंगरप्रिंटिंग, अगेन इसमें भी सिर्फ DNA लिया गया है. सो दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न व्यू, जिसमें होल ऑर्गेनिज्म इज नॉट यूज्ड, रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स आर यूज्ड.
सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द डेफिनेशन वंस मोर. ये इंटीग्रेशन था साइंस का एंड साइंस के साथ ऑर्गेनिज्म का था, तो ये था हमारा ओल्ड व्यू. बट वही इंटीग्रेशन साइंस एंड सेल्स और पार्ट्स और एनालॉग अगर ये होता तो इसको हम मॉडर्न व्यू कहेंगे. सो दोनों चीज को इंटीग्रेट करके ये डेफिनेशन EFB ने हमें दिया है. अब कुछ प्रिंसिपल्स है. बायोटेक के करने से पहले हमें दो प्रिंसिपल्स दिमाग में बड़े क्लियर रखने हैं. पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा प्रिंसिपल है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग, द नेम इटसेल्फ इज सेइंग जेनेटिक मतलब जीन्स. जीन्स के साथ कुछ तो इंजीनियरिंग करना, कुछ तो चेंजेस लाना, ऑल्टरेशन करना. सो दिस आर द टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटीरियल. और फिर इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म में. दस हम लोग होस्ट के फिनोटाइप को चेंज कर देंगे. दिस इज व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. सेकेंड प्रिंसिपल सेज अब जहां पे चेंजेस करने वाले हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के, वो स्पेस, वो आपका लैब हो, चाहे आपका वर्क स्पेस हो या कहीं आप और जगह कर रहे हो, वट एवर द प्लेस बी, इट शुड बी कंटामिनेशन फ्री. द एनवायरमेंट शुड बी स्टेराइल. Maintenance of sterile environment would be extremely necessary over there, which means it should be microbial contamination free. अब जैसे हमने यहाँ लिखा है कि हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग किए पॉसिबल, उसको फिर होस्ट में इंट्रोड्यूस किए. ये होस्ट जो होगा वो तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा. ये बस सरवाइव करना चाहिए. अदरवाइज उस लैब में या वहाँ के जो यूटेंसिल्स होंगे या जो फ्लास्क होंगे, बिकर होंगे, जहाँ हम ये चीज़ें करने वाले हैं, उसमें बस होस्ट ऑर्गेनिज्म सरवाइव करना चाहिए, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाने चाहिए. दैट इज कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए. इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक प्रोडक्ट्स. कंस्ट्रक्शन फर्स्ट RDNA का किसने किया था? It was done by Stanley Cohen and Herbert Boyer. कब किया था? 1972 में किया था. एंड जो ऑर्गेनिज्म यूज किया गया था वो था साल्मोनेला टाइफीम्यूरम. अब इसमें क्विकली ये चीज़ हमने देख लेंगे हम क्विकली कि एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं. यहाँ पे उन्होंने एक वेक्टर यूज किया है जिसको एंजाइम से कट किया. सो इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड. ये RE होता है. यहाँ एक DNA फ्रेगमेंट है जिसमें से भी इसको कट किया है. सो ये हमारा डिजायर्ड जीन है. इन दोनों को DNA लाइगेज की मदद से लाइगेट किया गया है. सो इसे हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहेंगे. इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे. सो ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल. ये होस्ट सेल डिवीजन करेगा एंड फर्दर ये डिवीजन कंटिन्यू करता रहेगा. इससे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो रहा है एंड हेंस द होस्ट ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो डिवाइडिंग, जिससे हमारा डिजायर्ड जीन बहुत ज़्यादा होने के कारण उससे प्रोडक्ट्स भी हमें बहुत ज़्यादा मिलते रहेंगे. ये चीज़ पहली बार स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने किया था 1972 ईयर में. सो स्टेप्स क्या है जीन क्लोनिंग के? हाउ डू वी डू जीन क्लोनिंग? सबसे पहला स्टेप है आइसोलेट करना जीन ऑफ इंटरेस्ट को. आइसोलेट करना जीन ऑफ इंटरेस्ट को. जो भी जीन में हमें इंटरेस्ट है उसको पहले तो आइसोलेट करो. उसके बाद उस जीन को क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ो. इससे एक रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएगा. इस रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट के अंदर डालो. होस्ट को सिलेक्ट करो. सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है. सो वी आर इंटरेस्टेड इन रिकॉम्बिनेंट होस्ट. एंड होस्ट सिलेक्ट करने के बाद उस होस्ट को एनहांस करो, ग्रोथ करो, जिससे हमारा इंसर्ट एक्सप्रेस होगा, ये इंश्योर करो. एंड देन उसको लार्ज स्केल पे मूव ऑन करो. नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको ये पूरा चैप्टर इन शॉर्ट में एक स्टोरी के फॉर्म में सुना दूंगी. उस स्टोरी को हम कंपेयर करते करते ये पूरे चैप्टर्स की फर्दर स्लाइड्स देखते रहेंगे. लेट्स इमेजिन देयर इज अ स्टूडेंट A. और A स्टूडेंट की खासियत ये है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ता है. लेट्स अज्यूम उसके पास एक पर्टिकुलर जीन है जो ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनाता है और ये ट्रांसलेशन होके एक प्रोटीन बनाता है. एंड दिस प्रोटीन इज सो इम्पॉर्टेंट दैट वो इतनी रिगरस इम्यूनिटी देता है कि ये इंसान कभी बीमार ही नहीं पड़ता है. सो आई एम श्योर पूरा वर्ल्ड
इस जीन को चाहेगा या इस प्रोटीन को चाहेगा, राइट? तो हम कितनी बार इस ए पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई तुम्हारा प्रोटीन दे दो, तुम्हारा प्रोटीन दे दो, हमें भी चाहिए. दैट ए पर्सन वुड नॉट अलाउ दैट, राइट? सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिक्वेस्ट ए पर्सन टू डोनेट फ्यू सेल्स. उसके वो फ्यू सेल्स तो इजीली देगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं उसमें. इन सेल्स में से हम ये जीन को आइसोलेट करेंगे. कैसे? तो मल्टीपल एंजाइम्स यूज़ करके सेल को तोड़ेंगे. पहले तो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, फिर अंदर अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो होते हैं, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो, सबको तोड़ेंगे. बस डीएनए को इंटैक्ट रखेंगे. अब डीएनए को इंटैक्ट रखने के बाद हम लोग उसमें से जीन को आइसोलेट करेंगे. अब ये जीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में से हमको वो प्रोटीन मिलने वाला है जिससे हमें इम्यूनिटी मिलेगी. अब ये जीन को अगर मैं ह्यूमन होस्ट में डालूं तो दिक्कत ये होगी कि दैट ह्यूमन होस्ट सेल डिवाइड्स आफ्टर एवरी 24 आवर्स. तो ये प्रोसेस बड़ा स्लो सा हो जाएगा. सो व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू इंसर्ट दिस जीन इन ई कोलाई, अ बैक्टीरिया, अ प्रोकैरियोटिक सेल विच विल डिवाइड एवरी 20 मिनट्स. सो सोचो बेटा, आप एवरी 20 मिनट्स में अगर कोई डिवाइड करने वाला है तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी तो एवरी 20 मिनट्स डिवाइड करेगा. सो विन विन सिचुएशन है यहाँ पे. नाउ प्रॉब्लम इज ये ह्यूमन जीन है. ह्यूमन जीन इज यूकैरियोटिक जीन और ये प्रोकैरियोट में कैसे जाएगी? सो व्हाट डू वी डू? हम यहाँ मदद लेते हैं एक व्हीकल की जो यहाँ से जीन लोड करेगा और यहाँ जीन अनलोड कर देगा. ये व्हीकल जो होता है उसी को हम वेक्टर कहते हैं. सो इस वेक्टर की मदद से ये जीन को हम होस्ट में डाल देंगे. मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर इज प्लाज्मिड विच इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो खुद सेल्फ रेप्लिकेट तो इकोलाई में करेगा ही, जिससे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट कर जाएगा. प्लस जब होस्ट सेल भी एवरी 20 मिनट्स रेप्लिकेट करेगा तब भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट कर जाएगा. सो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर अस. सो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा बेटा हमें क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई. ई कोलाई ने जैसे ये प्रोडक्ट बनाया, इससे हम प्रोडक्ट फाइनली आइसोलेट कर लेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे, पूरी दुनिया में बेचेंगे इसको, और जिससे पूरी दुनिया में इम्यूनिटी रिलेटेड एक बेनिफिट एड ऑन हो जाएगा. सो व्हाट थिंग्स वर रिक्वायर्ड? आइसोलेशन ऑफ जीन वॉज रिक्वायर्ड. हाउ डिड वी डू दैट? इन फ्यू सेल्स के साथ एंजाइम्स की ट्रीटमेंट ली हमने. सो द टूल्स, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए टूल्स क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन टूल, बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स चाहिए जो सेल को तोड़ेंगे, जो डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ेंगे, उसके बाद जो वेक्टर में लेके जाएंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट आर एंजाइम्स, लाइगेट करने में जो मदद करेंगे एंड सो ऑन. बहुत ज़रूरी है एंजाइम्स. दूसरी चीज़ ज़रूरी है ये वेक्टर, सो दैट इज क्लोनिंग वेक्टर. एंड थर्ड थिंग इज इस इकोलाई ने एक्सेप्ट किया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तभी तो एवरी 20 मिनट्स इतने सारे प्रोडक्ट बन पाए ना बेटा. सो ये ई कोलाई होना भी बहुत ज़रूरी है, वो एक्सेप्टेंस लेवल भी होना ज़रूरी है. किसी और का जीन का मैं प्रोडक्ट बना दूंगा, ये एक्सेप्टेंस लेवल भी तो चाहिए ना. दैट इज प्रोवाइडेड बाय अ कंपैटिबल होस्ट और दिस इज ओनली कॉल्ड एज कॉम्पिटेंट होस्ट. अगर ये होस्ट है तो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे. सो क्विकली पढ़ो वापस. 3 टूल्स कौन कौन से ज़रूरी है? एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट और कंपैटिबल होस्ट. अब यही पूरा चैप्टर इन्हीं तीनों टूल्स पे खत्म हो जाएगा. हम यहाँ तक सो जीन लिया, वेक्टर के साथ जोड़ के इकोलाई में डाल दिया, दैट इज होस्ट में डाल दिया. इसके बाद बस इतना छोटा सा स्टेप रहेगा हमारे चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. इसको भी हम समझ लेंगे. सो बेटा आप लोग ये याद रख लो, अगर आपके टूल्स पढ़ लिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट 90-95% चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है. लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टूल इन डिटेल. पहला ही टूल है एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या क्या प्रकार के लगेंगे? लाइजेज है, आरई है, लाइगेजेज है, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज है. क्या करते हैं ये एंजाइम्स? लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले मैंने जैसे कहा वो ए स्टूडेंट जो था उसका हमने क्या कलेक्ट किया? सेल्स. लेट्स से इस टेस्ट ट्यूब में मैंने इस तरह से उस ए स्टूडेंट के सेल्स लिए हैं.
अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो न्यूक्लियस के भी अंदर होगा। सो सबसे पहले ऐसी एंजाइम्स की ट्रीटमेंट हो जिससे सेल मेम्ब्रेन टूटे। सेल मेम्ब्रेन टूटने के बाद अंदर अंदर जो प्रोटीन्स होंगे वो टूटे, अंदर कार्ब्स होंगे वो टूटे, अंदर लिपिड होंगे वो टूटे, सब कुछ टूट फूट जाए एक्सेप्ट फॉर द डीएनए, एक्सेप्ट फॉर द डीएनए। सो ऑल द लाइजेज आर ब्रेकिंग एंजाइम्स। ये सारे एंजाइम्स हम डाल देंगे उस टेस्ट ट्यूब में जिससे सारी चीजें टूट जाएंगी एक्सेप्ट डीएनए। सो वी वोंट बी एडिंग डीएनएज, उसके अलावा सारी चीजें हम डालेंगे। सो व्हाट आर लाइजेस? लाइजिंग एंजाइम्स, दे ब्रेक डाउन सेल्स टू ऑब्टेन प्योर डीएनए। लेट्स से ये तो मैंने बोला ए स्टूडेंट है, मतलब ये एनिमल सेल होगा, बट अगर ये प्लांट सेल होता तो सेल वॉल भी होती, हमें सेल वॉल भी तोड़ना पड़ता। सेल वॉल सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज से टूटता है प्लांट सेल का। वही फंगल सेल वॉल होता तो हमें काइटिनेज एंजाइम ऐड करना पड़ता। वही बैक्टीरियल सेल वॉल होता तो लाइसोजाइम ऐड करना पड़ता। अब चाहे वो प्लांट सेल हो, फंगल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो या एनिमल सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी के पास होगी ना। उसको तोड़ने के लिए हमें डिटर्जेंट्स लगेंगे, प्रोटीन्स तोड़ने के लिए प्रोटीएजेस लगेंगे, आरएनए तोड़ने के लिए आरएनएज या राइबोन्यूक्लियेजेस हमें लगेंगे। इनसे क्या हो गया? इस टेस्ट ट्यूब में सब कुछ टूट चुका है। ये देखो बेटा, सब कुछ टूट चुका है। बचा क्या? लेट्स से सिर्फ ये डीएनए, बिकॉज दिस डीएनए इज नॉट ब्रोकन, क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर एंजाइम हमने ऐड ही नहीं किया था। अब हम इस डीएनए को आइसोलेट करना चाहेंगे, बट द प्रॉब्लम इज इट इज देयर इनसाइड अलोंग विथ ऑल द फ्रैगमेंट्स ऑफ द सेल्स। इसको हम कैसे निकालेंगे ये सब हम बाद में देखेंगे, या तो यहीं एक शॉर्ट में समझ लो कि इसको निकालने के लिए हम लोग वी एड ऑन चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल डालने की वजह से डीएनए गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट एंड इस डीएनए को स्पूलिंग की मदद से हम आइसोलेट कर लेते हैं। सो लेट्स शो अनदर डायग्राम जिसमें ये डीएनए ऊपर फाइन थ्रेड्स, वाइट थ्रेड्स के फॉर्म में दिख रहा है एंड रेस्ट ऑफ सेल फ्रैगमेंट्स, टूटी हुई चीज नीचे सेटल डाउन हो जाती है। एंड आफ्टर सर्टन टाइम व्हाट डू वी डू? हम लोग इसी को एक टूल से, एक टूल की मदद से इस डीएनए को निकाल के उसको एक अलग टेस्ट ट्यूब में पोर कर देते हैं। सो लेट्स से इस तरह से यहाँ पोर कर दिया। सो नाउ दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन्स प्योर डीएनए। कैसे निकाला हमने? चिल्ड इथेनॉल डाल के स्पूलिंग टेक्निक से निकाला। अब ये प्योर डीएनए मिल चुका है। इन दिस वी विल ऐड next enzyme, that is RE. Now what is RE? Extremely important part of this particular chapter. दूसरा एंजाइम है RE। पहले एंजाइम हम ग्रुप ऑफ एंजाइम देख लिए लाइजेस। Now what is RE? RE का पूरा फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। सो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियेज जो क्लीव करेगा न्यूक्लिक एसिड को, मतलब डीएनए को या तो आरएनए को, बट यहां हम डीएनए पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स बिकॉज इट इज लिटरली वर्किंग लाइक अ सीजर। डीएनए इज अ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को काट रहा है सीजर की जैसे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल स्कैल्पेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल नाइव्स बिकॉज ऑफ द फंक्शन के हिसाब से ये सारे उसके नाम हैं। इसकी डिस्कवरी आर्बर, नेंथन एंड स्मिथ ने की थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1978 में। एंड इट बिलोंग्स टू द ग्रुप न्यूक्लियेज। नाउ दिस न्यूक्लियस बिलोंग्स टू द क्लास, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से कोरिलेट करो, देयर वर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स OTHLIL. So this belongs to class 4, that is hydrolases. हाइड्रोलेजेस में न्यूक्लियेज आते हैं एंड न्यूक्लियेज का ही एक टाइप RE है। अब जो न्यूक्लियेज है एक्चुअली वो 3 टाइप के हैं, एक्सोन्यूक्लियस, endonuclease and RE. So in this case we are going to study this in detail, but let's understand what is exo and endo. Exo की इस डायग्रामेटिकली देखो बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड यहाँ 5 टू 3 प्राइम में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। एक्सो न्यूक्लियस ऐड किया तो एक एंड, टर्मिनल एंड कट किया गया है, उसमें भी एक ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व है। सो इट कट्स न्यूक्लियोटाइड एट टर्मिनल एंड्स एंड इट इन्वॉल्व्स ओनली 1 strand.
एंडोन्यूक्लियस में क्या होगा, इफ यू ऑब्जर्व हियर, देखो बीच वाला हिस्सा काटा गया है, कोई टर्मिनल नहीं, बट अगेन वन स्ट्रैंड ओनली इज इन्वॉल्व्ड. इट कट्स न्यूक्लियोटाइड इन सेंट्रल रीजन एंड इट इन्वॉल्व्स वन स्ट्रैंड ओनली. whereas RE is present in all the prokaryotes for their natural defense mechanism. डिफेंस के लिए ये प्रेजेंट है. सो क्या करता है आरी, पहले तो ये देख लो. आरी ने देखो बेटा दोनों स्ट्रैंड को कट मारा, राइट. अब तक हम पढ़े एंडो एंड एक्सो एक ही स्ट्रैंड को कट मारे थे, यहां ये बोथ द स्ट्रैंड्स को कट मारेगा एंड अंदर की ओर मार रहा है, नॉट टर्मिनल, अंदर. हेंस ई स्टैंड्स फॉर एंडोन्यूक्लियस. So it is a type of endo, but it is involving the internal part, the center part, not the terminal part. आरी ही कंटिन्यू समझेंगे. इसकी डिस्कवरी पहली बार 1963 में हुई थी इकोलाई में. इकोलाई में कैसे हमें पता चला कि ऐसे आरी नाम के स्ट्रक्चर्स है या एंजाइम्स है. आरी के पास वैसे तो दो कॉम्प्लेक्स खुद का इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है जो बैक्टीरियोफाज इन्वेशन को रोकता है. Now let's understand from this particular diagram. ये एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, और ये एक वायरस है. That virus is called as बैक्टीरियोफाज, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा. उसका खुद का ये रेड कलर का जेनेटिक मटेरियल है जो यहाँ अंदर गया. बट इफ यू ऑब्जर्व, ये सीजर दिख रही है आपको, तो ई कोलाई ने अपने बचाव के लिए क्या किया, इस सीजर की मदद से इन मॉलिक्यूल्स को काट दिया. अगर वायरस का बेटा डीएनए या आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट ही नहीं है, वो कट चुका है, तो वायरस ग्रो कैसे कर पाएगा. बट प्रॉब्लम इज ये सेम सीजर्स उसके खुद के डीएनए को भी तो कट कर सकते हैं ना. जैसे वो वायरस के डीएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं, दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज देयर ओन डीएनए. बट थैंकफुली लकीली वी हैव अनदर कॉम्प्लेक्स, वी एज इन प्रोकैरियोट्स. ई कोलाई हैज अनदर सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज हमने पहले ही लिखा है दो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. एक तो आरी है जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज को क्लीव करेगा, दूसरा मिथाइलेटिंग एजेंट है जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा खुद के डीएनए को. सो यहाँ आपको डॉट 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 दिख रहे हैं, वो सारे मिथाइल ग्रुप्स हैं. तो इससे रिकॉग्नाइज हो जाएगा इस सीजर को कि मिथाइल ग्रुप जिस पे जुड़ा हुआ है, आई डोंट हैव टू क्लीव दैट, आई कैन नॉट क्लीव दैट. बट जिसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है उसको वो क्लीव कर देगा. इससे वो बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्शन से बच भी गया एंड खुद के डीएनए को भी बचा लिया. आरी का जो नाम है रेस्ट्रिक्शन, एक्चुअली वो इसीलिए रखा गया है नाम बिकॉज इट इज रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज. हेंस इट इज रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ, हेंस रेस्ट्रिक्शन नाम रखा गया है. एंडोन्यूक्लियस इसीलिए रखा गया है बिकॉज इट इज क्लीविंग फ्रॉम इनसाइड, नॉट एट द टर्मिनल पार्ट्स. अब तक टोटल 900 आरीज आइसोलेट किए हैं फ्रॉम टोटल 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का ये खुद का सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म है, बट वी आइसोलेटेड दैट फॉर आवर ओन पर्पज. हमें बायोटेक में यूज करना था इसलिए हमने उसको आइसोलेट किया है. आरी आइडेंटिफाई करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ही जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे होता है और उसी को वो क्लीव कर देता है. ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं बिकॉज ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स है. और ये साइट्स कैसी होंगी, पैलिंड्रोम नेचर की होंगी. पैलिंड्रोम का मतलब है इफ यू रीड फ्रॉम front and backward it will read the same if the orientation of reading is kept same. example in NCERT में दिया है मलयालम. अब मलयालम ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, आप मलयालम ही पढ़ोगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मॉम, MOM, पीछे से अगर हम पढ़े तो भी MOM ही है. वैसे ही डैड है, वैसे ही मैडम है, वैसे ही नितिन है, वैसे ही लॉल, वैसे ही रेसकार एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पैलिंड्रोम वर्ड्स. बट ये एग्जाम्पल्स है बेटा पैलिंड्रोम वर्ड्स के. पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है? सो व्हाट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. पैलिंड्रोमिक डीएनए, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, ई कोलाई के अंदर एक आरी है जिसका नाम है इको R1. दिस रिकॉग्नाइजेस 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम. तो बेटा C के सामने तो G लगता है, T के सामने A होता है, अगेन T के सामने A के सामने T, A के सामने T, G के सामने C. दिस इज 5 to 3. नाउ रीड इट. 5 to 3 देखो, GAATTC. यहाँ पे भी 5 to 3 देखो, GAATTC. इसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक नेचर ऑफ डीएनए.
सो आरीज जो है ऑफकोर्स हम पढ़े वो टर्मिनल कट नहीं करेगा, सेंटर में कट करेगा, बट सेंटर में भी स्पेसिफिक साइट को जो पैलिंड्रोमिक नेचर के होंगे। ऐसे प्रोकैरियोट्स में टोटल 3 टाइप की आरीज है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ये तीनों आरीज जो है प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ई कोलाई मान लो या कोई भी बैक्टीरिया मान लो, उनके लिए तो फायदेमंद है बिकॉज दे विल क्लीव फॉरेन डीएनए। बट हमारे लिए इन बायोटेक कौन सा यूजफुल है? तो वही यूजफुल है जो स्पेसिफिक इस जगह पे ही कट मारेगा। नाउ टाइप 1 एंड टाइप 3 ऑफ आरीज क्या करते हैं? लेट्स से ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, व्हाट दे विल डू इज दे विल मूव एंटायर डीएनए लेंथ को इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एंड रिकॉग्नाइज करने के बाद आगे कहीं तो जाके कट मारेंगे। दिस इज व्हाट इज डन इन टाइप 1 एज वेल एज टाइप 3। वेयर टाइप 2 क्या करता है? टाइप 2 में लेट्स से अगर ये डीएनए स्ट्रैंड होता अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यहाँ पे पूरा वो इंस्पेक्ट करता, डीएनए को इंस्पेक्ट कर रहा है, यस रिकॉग्नाइज किया, अब यहीं पे कट मारेगा। सो विद इन रिकॉग्निशन सीक्वेंस कट करने वाला सिर्फ टाइप 2 है। टाइप 1 एंड टाइप 3 डू नॉट कट एट द रिकॉग्निशन साइट, दे ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज इट बट आगे जाके थोड़े टाइम के बाद कट मारते हैं। सो इट कैन नॉट बी सो स्पेसिफिक, राइट? फॉर बायोटेक वी नीड वेरी स्पेसिफिक थिंग। सो हम लोग जो बायोटेक में यूज करते हैं वो बस टाइप 2 कैटेगरी है। बट आप बेटा ये समझो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए क्या ही फर्क पड़ेगा कौन कहाँ कट मारा है? उनको तो बस सामने वाले दुश्मन का डीएनए कट होना चाहिए, उनको तो बस यही दिखेगा। सो उनके लिए टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, तीनों यूजफुल है। बट फॉर अस ओनली टाइप 2 इज यूजफुल। अब आरी वर्क कैसे करते हैं? वी आर अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ आरी और टाइप्स ऑफ कट जो आरी लगाता है। सबसे पहले जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी समझाया, डीएनए को इंस्पेक्ट किया जाएगा, पैलिंड्रोम सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड फाइनली वो कट या तो क्लीवेज करेगा। कट कैसे है? 2 प्रकार के कट है, स्टिकी कोहेसिव और स्टैगरिंग कट बनाएगा, इसी को टाइप 1 कट कहा जाता है। दूसरा इज ब्लंट, फ्लश और टाइप 2 कट्स। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंसेस इज हियर यू सी इको R1 इज इंस्पेक्टिंग, ओके फाइनली येलो वन इज द रिकॉग्निशन पार्ट, रिकॉग्निशन साइट रिकॉग्नाइज कर दिया। ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस है GAATTC, ये नीचे वाला पढ़ो GAATTC। सो ये पैलिंड्रोम हो गया। इसको रिकॉग्नाइज करके यहाँ देखो सीजर दिखाई है, यहाँ रेड लाइन है, G और A के बीच में कट मारा, वैसे नीचे भी G और A के बीच में कट मारा। सो कैन यू सी दिस ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं, ओवर हैंगिंग प्लैंक्स तैयार हुए हैं विच विल हैव अ स्टिकी नेचर, तुरंत वो बाइंड कर सकते हैं तुरंत। Hence the type of end is called as sticky end और cohesive और staggering end। Blunt या flush end या type 2 end कैसे होते हैं? कट जो है वो सेंटर में लगा। So let's say ये recognition sequence था, कट सेंटर में लगा, यहाँ सेंटर में। So जो कट्स मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, कोई स्टिकी नेचर नहीं है, एकदम ब्लंट सा है। इसमें बेटा कट जो किया जा रहा है वो बस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, कोई ओवरहैंगिंग या प्लैंकिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस नहीं रहता इसमें। एग्जांपल है SMA1। जबकि स्टिकी एंड में क्या था? कट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम। सो आई विल शो हियर, कट अगर सेंटर यहाँ है, इस केस में भी पैलिंड्रोम सीक्वेंस में सेंटर यहाँ है, तो यहाँ पे जो कट लगा है वो यहाँ अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा, जबकि यहाँ पे सेंटर पे ही कट लगेगा। ये एक मेजर डिफरेंस है। सिंस ये सेंटर से अवे कट लग रहा है इसलिए इसमें H बॉन्ड्स भी तो ब्रेक होंगे, फॉस्फोडाइस्टर तो दोनों में ब्रेक हो रहेंगे। यहाँ पे ओवरहैंगिंग या प्लैंकिंग या सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस क्रिएट हो रहे। एग्जांपल ओवर हियर इज इको R1। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज कि यहाँ अगर G और A के बीच में कट है तो दूसरे स्ट्रैंड में भी G और A के बीच में ही कट लगेगा। दिस इज अगेन वेरी स्पेसिफिक। यहाँ तो सेंटर में ही कट है तो कोई बात ही नहीं है। अब आरीज का नॉमेनक्लेचर कैसे दिया गया? आई गिव एग्जांपल इको R1 है, राइट? ये नॉमेनक्लेचर कैसे दिया गया? सो इस इको R1 में जो E है, जो कि पहला ही लेटर है, ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा एंड ये डिनोट करेगा हमेशा जीनस को। सेकेंड एंड थर्ड जो लेटर है ये हमेशा स्मॉल में लिखे जाएंगे और ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज को।
तो आई एम श्योर यहाँ आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है. E स्टैंड्स फॉर एस्चुरेशिया, CO स्टैंड्स फॉर कोलाई. नेक्स्ट फोर्थ लेटर जो है बेटा, ये कैपिटल भी हो सकता है, ये स्मॉल भी हो सकता है. ये स्ट्रेन को डिनोट करेगा और ये काफ़ी में एब्सेंट भी हो सकता है. सो यहाँ पे दिस स्ट्रेन इज RY13 स्ट्रेन. एंड द लास्ट लेटर दैट इज द फिफ्थ लेटर, ये रोमन में लिखा जाएगा. तो ये 1 है, रोमन न्यूमेरिक है और ये डिनोट करेगा ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम दैट स्ट्रेन. इसका मतलब है अगर मैं एस्चुरेशिया कोलाई RY13 स्ट्रेन में से पहला आरी आइसोलेट कर रही हूँ तो उसका नाम होगा इको R1. अगर मैं एस्चुरेशिया कोलाई RY13 स्ट्रेन में से 20th आरी आइसोलेट कर रही हूँ तो उसका नाम होगा इको R20, बट दैट 20 वुड बी रिटन इन रोमन. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. 1968 में पहला डिस्कवर्ड या पहला आइसोलेटेड आरी था, स्मिथ ने किया था और वो था हिंड 2. नाउ दिस इज अगेन कंफ्यूजिंग फॉर मेनी स्टूडेंट्स. बच्चे कहते हैं मैम आप ही ने नॉमेनक्लेचर में बताया कि पहला आइसोलेट होगा एक पर्टिकुलर स्ट्रेन से तो उसका नाम तो 1 होना चाहिए. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस. H स्टैंड्स फॉर हेमोफिलस, IN स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंजा, D स्टैंड्स फॉर RD स्ट्रेन एंड 2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड डिस्कवर्ड. तो हिंड 1 नाम का भी तो आरी आइसोलेट किया गया होगा ना. सो हिंड 1 should have been considered as the first RE to be isolated, right? But why do we write hind 2 है first isolated? Just because hind 1 is a type 1 RE and hind 2 is a type 2 RE. As already previously explained from this particular slide, हमारे लिए यूजफुल बस टाइप 2 है. हमें टाइप 1 मिली, वी कैन नॉट यूज इट इन बायोटेक. हमें टाइप 3 कैटेगरी की मिली, वी कैन नॉट यूज फॉर बायोटेक. व्हाट वी कैन यूज फॉर बायोटेक इज जस्ट टाइप 2. सो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, इन रिस्पेक्ट टू बायोटेक्नोलॉजी या इन रिस्पेक्ट विद जेनेटिक इंजीनियरिंग, हिंड 2 जो था वो पहला हमें मिला विच वी कुड यूज इन बायोटेक. हमें हिंड 1 भी मिला था बट दैट वी कुड नॉट यूज फॉर बायोटेक. सो फॉर अस हिंड 2 was the first isolated. ये कुछ आरीज है जहां मैंने नेम ऑफ आरी लिखा है. यहां पे मैंने लिखा है कौन सा बैक्टीरिया में से इसको आइसोलेट किया गया है, कौन से रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस को ये पहचानता है. एंड रेड एरो डिनोट्स कि यहाँ पे वो कट लगाएगा एंड कट पर से हम पहचान लगा सकते हैं कि कौन से टाइप का एंड वो प्रोड्यूस करेगा, या तो स्टिकी एंड या तो ब्लंट एंड. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन क्विकली इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट स्लाइड पे भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस है ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड बेसिस लॉन्ग है. 6 न्यूक्लियोटाइड बेसिस और 6 बेस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स लॉन्ग है. तो मोस्ट कॉमनली रिकॉग्निशन साइट्स और रेस्ट्रिक्शन साइट्स कंटेन्स इन टोटल 12 न्यूक्लियोटाइड्स, बट लेंथ के हिसाब से 6 ही इंक्लूड हुए या बेस पेयर के टर्म्स में भी 6 ही है. बट अनकॉमनली आर 4 and 8 as well, but most commonly are 6. Remember this part as well. Next, we are moving with the enzyme ligases. The name itself is saying ligase. Now, correlate this also with the biotechnology chapter. Biotech में हम class 6th को ligases कहते हैं. So, it belongs to the class 6 category. Ligases को हम joining या sealing enzymes भी कहते हैं. And they are also called as molecular glue या तो gum because ये joining का काम करते हैं. Example है DNA ligase जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाएगा एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड में एंड कोवलेंटली ज्वाइंट करेगा दोनों फ्रैगमेंट्स को. इसमें एटीपी खर्च होती है. रिमेंबर व्हेन वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड एटीपी इज प्रोड्यूस्ड एंड वी आर मेकिंग द बॉन्ड्स एटीपी इज कंज्यूम्ड. सो एटीपी वुड बी कंज्यूम्ड ओवर हियर ड्यूरिंग लाइगेशन. मोस्ट ऑफन यूज्ड इन आरडीटी T4 DNA ligase जो फास्ट T4 एनकोड करता है.
सो हियर वी कैन सी देयर आर टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, एक रेड कलर में है और एक ब्लू कलर में है. ये दोनों को जोड़ने का काम, लाइगेशन का काम किया डीएनए लाइगेज ने. दिस वाज द थर्ड एंजाइम यूज्ड. नेक्स्ट एंजाइम इज सिंथेसाइजिंग एंजाइम. एक बार हमने आरडीएनए, सो वेरी इंपॉर्टेंट इज ये जो कॉम्बिनेशन बना ब्लू एंड रेड का, दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसी को शॉर्ट में हम कहते हैं आरडीएनए, वेयर आर स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट. अब ये आरडीएनए एक बार बनने के बाद सेल्फ रेप्लिकेट भी तो करना चाहिए, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीपल टाइम्स बनेगा एंड उससे हम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं. तो आरडीएनए मल्टीपल टाइम्स कैसे बढ़ेगा? व्हेन DNA polymerase comes into the picture. DNA polymerase can do replication process. So fourth type of enzymes are synthesizing enzyme. It will form copy of DNA on existing DNA template. Example है DNA polymerase या reverse transcriptase. Example दिया यहाँ DNA pol1 is employed in genetic engineering. This green one we can see DNA polymerase है free nucleotides से ये वाला already template DNA है और इसी की कॉपी बनाई जा रही है बाय फ्री न्यूक्लियोटाइड, जिस तरह से यहाँ बनाई जाएगी. सो डीएनए पॉलीमरेज और एनी काइंड ऑफ सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स आर आल्सो नेसेसरी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट एंजाइम इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज. अब जैसे बेटा इमेजिन करो हम प्लाज्मिड एज वेक्टर यूज कर रहे हैं. दिस इज अ प्लाज्मिड, राइट. अब ये प्लाज्मिड को हमने बहुत मेहनत से यहाँ काटा. किसकी मदद से काटा? आरी की मदद से हमने इसको ब्रेक किया. बट ये कटने के बाद डोंट यू थिंक सो ये फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ OH ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ OH ग्रुप, दे कैन गेट इजीली लाइगेटेड. दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ लाइगेशन. ये सेल्फ लाइगेट अगर हो गया तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ कैसे जुड़ पाएगा? सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ जुड़े, हम सेल्फ लाइगेशन नहीं करवाने देते हैं. सो व्हाट डू वी डू? हम फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ऐड कर दिए, जिससे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो गया. एंड वंस फॉस्फेट ग्रुप इज रिमूव्ड, सेल्फ लाइगेशन नहीं हो सकता है. हेंस हमारा डीएनए जो इंसर्ट आएगा वही यहाँ पे जुड़ेगा एंड हेंस इससे हमारा आरडीएनए अच्छे से बन जाएगा. जस्ट बाय मेकिंग श्योर दैट सेल्फ लाइगेशन डू नॉट अकर एंड आरडीएनए इज फॉर्म्ड, वी यूज अल्कलाइन फॉस्फेटेज. इट रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5' end. It prevents self-ligation or recoiling of DNA fragments. Alkaline phosphatase के examples है BAP and CAP. Full forms are bacterial alkaline phosphatase and CAF intestine alkaline phosphatase. So with this, we are done with the first tool of entire chapters, and that was enzymes. Now we will move to the second tool of the chapter, and those are vectors. Take 5 minutes break. क्विकली गो थ्रू एंटायर टॉपिक्स जो अब तक मैंने पढ़ाया एंड उसको रिकॉल करके रखो, बिकॉज दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू कोरिलेट विद द सेकेंड टूल, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर्स. चलो भाई करें स्टार्ट. सो दूसरे टूल पर आ चुके हैं हम, जो कि है क्लोनिंग वेक्टर्स. पहला टूल आई एम श्योर एंजाइम सबने एक बार दोबारा देख लिया होगा, बहुत क्लियर हो चुका होगा सभी को. दूसरा टूल जो है वो क्लोनिंग वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. इसको ध्यान से समझना. वेक्टर क्या है? तो पहले ही हम बोल चुके कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था हमारा. ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट के अंदर डालना था, तो डालने के लिए हमें एक व्हीकल चाहिए था. व्हीकल ने क्या किया? इसको पहले लोड करवाया और फिर यहाँ जाके अनलोड कर दिया. सो यही व्हीकल को हम वेक्टर कहते हैं. सो इट इज़ अ कैरियर और इट इज़ अ व्हीकल जो डिलीवर करेगा फॉरेन जीन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर. इसको हम इसीलिए जीन टैक्सी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये टैक्सी जैसा काम कर रहा है, लोडिंग एंड देन अनलोडिंग कर रहा है. इसके फंक्शंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सबसे पहले खुद वो फॉरेन डीएनए को लिंक तो होना चाहिए, या एलियन डीएनए को. इसी डीएनए को हम जीन ऑफ इंटरेस्ट नाम देते हैं या फॉरेन जीन नाम देते हैं, बिकॉज इस होस्ट के लिए तो वो फॉरेन जीन होगी, इसी होस्ट के लिए वो एलियन जीन भी होगी, और इसी को हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डिजायर्ड जीन भी कहते हैं. सो विथ आर रिस्पेक्ट
हमने उस ए स्टूडेंट से, याद करो बेटा, एक जीन निकाला था, क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन बनाता था जो इम्यूनिटी दे रहा था। तो हमारे लिए वो जीन डिजायर्ड जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, पर होस्ट के लिए वो एलियन जीन है या तो फॉरेन जीन है। सो इन चारों में से कोई भी टर्म आए, इसका मतलब सेम ही है। इट इज टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर जीन जो होस्ट में हम डालेंगे बाय द यूजेज ऑफ व्हीकल। तो ये तो पहले तो लिंक करना चाहिए। दूसरा, यही व्हीकल सिलेक्ट भी करना चाहिए रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में। अब ये क्या है, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर ऑन। पहले ये देख लो कि एक आइडियल वेक्टर कैसा होना चाहिए, उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, उसके पास ओराई साइट होनी चाहिए, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन बिगिन होगा, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट नहीं करेगा। दूसरी चीज़, उसके पास आरओपी होना चाहिए, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन साइट होना चाहिए, जो कि वो प्रोटीन्स को कोड करेगा जो प्लाज्मिड के या वेक्टर के खुद के रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, वेक्टर स्मॉल साइज होना चाहिए। अगर वेक्टर लार्ज साइज का होता, बिग साइज का होता, तो उसका हैंडलिंग बहुत टफ हो जाता, इसीलिए हम स्मॉल साइज वेक्टर प्रेफर करते हैं। उसके पास क्लोनिंग या तो रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, बिकॉज आरी कहाँ पे कट लगाएगा, बिकॉज आरी जहाँ कट लगाएगा वहीं पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ पाएगा। सिंस आरी कट लगा पा रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन साइट। एंड वही जगह पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ पा रहा है जहां से वो क्लोन करेगा, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोनिंग साइट। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, एंड दिस सिलेक्टेबल मार्कर would help in this selectable marker would help in selecting between recombinants and non-recombinants host. So यही selectable marker क्या है, जैसे मैंने बताया, ये B point I'll explain later. I'll explain that along with this फिफ्थ आइडियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। सो यही सारी चीज़ें वापस मैंने यहाँ डिटेल में समझाई है। ओराई साइट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये जनरली एक ही साइट होती है प्रोकैरियोटिक वेक्टर में, जबकि एक से ज़्यादा होगी यूकैरियोटिक वेक्टर में। ऑफकोर्स हम हाई कॉपी नंबर ओराई साइट वाला वेक्टर प्रेफर करेंगे जो ज़्यादा कॉपी नंबर देगा। सो ओराई इज द वन हु वुड डिसाइड द कॉपी नंबर, सो अकॉर्डिंगली ही हम वेक्टर चूज करेंगे। ROP would code for protein which are necessary for replication of vector itself. Small size होना चाहिए क्योंकि as I explained already, large size are difficult and they have tendency to break down. Restriction site और cloning site, आरी जहाँ कट लगा सकता है, प्रेफरेबली ये एक ही होना चाहिए। गलती से अगर एक से ज़्यादा हुआ तो वेरी फ्यू होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये लेट्स से एक वेक्टर है, आरी की अगर एक से ज़्यादा साइट हुई तो वो यहाँ कट लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है। इतने कट्स में तो बेटा फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे वेक्टर्स के। हमें वेक्टर्स के फ्रैगमेंट्स नहीं चाहिए, बस हमें एक कट चाहिए जहाँ से वो अलग हो जाएगा एंड वहीं पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। सो यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट क्यों जुड़ा, बिकॉज एक ही कट लगा। नाउ इमेजिन हियर, आप जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ कहाँ जोड़ोगे, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो प्रेफरेबली एक ही साइट होनी चाहिए। एंड लास्ट वो सिलेक्टेबल मार्कर जो आइडेंटिफाई करेगा हमें to choose recombinants and eliminate non-recombinants. So these are the examples. Next examples है vectors के। Most common example जो है वो plasmid है, जो autonomous होता है, जो self replicating होता है। Circular double stranded DNA है, extra chromosomal DNA होता है। ये ऑलरेडी हम चैप्टर जेनेटिक्स में पढ़ लेते हैं। इसके पास कोई खास वाइटल जीन नहीं होती जो नेसेसरी होगी। इसमें इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, हिस्टोन्स भी नहीं होते हैं। अप्रॉक्स 1 to 700 each बैक्टीरियम में होता है। एग्जाम्पल हियर इज PBr322। नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हियर P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, BR स्टैंड्स फॉर द साइंटिस्ट नेम जिन्होंने उसको डेवलप किया है, दैट इज बॉलिवर एंड रॉड्रिगस। इसके पास ओराई साइट एक ही है, इसका हाई कॉपी नंबर है, क्लोनिंग साइट टोटल 8 है और सिलेक्टेबल मार्कर टोटल 2 है। हियर 322 रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंटल नंबर है।
नाउ यू वुड से मैम आपने तो बताया था क्लोनिंग साइट या आरी साइट एक होनी चाहिए प्रेफरेबली, यहाँ तो आप लिख रहे हो 8 है, तो बेटा 8 डिफरेंट आरी की है, एक आरी की एक ही होनी चाहिए, बट लॉट ऑफ आरीज की एक ही वेक्टर में एक से ऑफकोर्स ज़्यादा ही होंगी, सो हम मल्टीपल आरीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बट एक आरी की बस एक ही साइट होनी चाहिए. नाउ हाउ डू वी सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर बी पार्ट जो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया था, वी वुड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. हाउ डू वी सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स and then recombinants from the non-recombinants. Listen to this extremely carefully. Now understand this is a vector. Okay, this is a vector. अब ये वेक्टर को आरी ने अगर कट लगाया तो कट इस तरह से लगेगा, और ये कट लगने के बाद हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो यहीं पे जुड़ेगा. सो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ चुका है. Now we know this would be called as only vector, whereas this would be called as rDNA. R stands for recombinant DNA. Now we would try to insert this into our host cell, right? So chances है, let's say मैं ये E. coli host बना रही हूँ, chances है ये successfully insert हो जाए, अंदर चला जाए, and chances है कि ये नहीं भी जा पाएगा ना. It's not necessary कि वो जाएगा. यहाँ मैं उसका खुद का जीनोम दिखा रही हूँ, दिस इज इट्स ओन ई कोलाई बना रही हूँ मैं यहाँ पे होस्ट एज अ होस्ट, एंड लेट्स से यहाँ पे नहीं जा पाया, ना ही वेक्टर ना ही आरडीएनए, कुछ भी नहीं जा पाया, एंड लेट्स से यहाँ कुछ जा पाया. अब क्या गया, दैट एज ऑफ नाउ वी डो नॉट नो. या तो वेक्टर गया है वी फॉर वेक्टर, या तो आरडीएनए गया है, एज ऑफ नाउ वी डो नॉट नो, बट कुछ तो गया है. कुछ तो जाने की वजह से ये ई कोलाई में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, changes आए, hence this E. coli would be called as transformants. Whereas इसमें कोई changes नहीं आए, कोई transformation नहीं हुआ, इसीलिए this will be called as non-transformants. अब as I discussed, इस E. coli में transformant में क्या जा पाया है that we do not know. Let's say now typically इसमें गया है vector और इसमें गया है आरडीएनए, उसका खुद का जीनोम तो है ही. नाउ दिस ई कोलाई, द ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वुड बी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट्स, एंड जिसमें आरडीएनए नहीं है, सिर्फ वेक्टर है, सो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट, बट इट इज नॉट रिकॉम्बिनेंट, हेंस दिस विल बी कॉल्ड एज नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. इसको अच्छे से देख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट निकालो, बट दिमाग में टर्म्स क्लियर कर लो. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, विच मीन्स कुछ तो गया है. व्हाट आर रिकॉम्बिनेंट्स, दोज आर ट्रांसफॉर्मेंट्स बट उनके अंदर आरडीएनए गया है, और जिसके अंदर आरडीएनए गया है विच मीन्स हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसके अंदर गया है. जबकि ट्रांसफॉर्मेंट में सिर्फ वेक्टर जा पाया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें नहीं जा पाया. So it is quite obvious for RDT. What do we require? We of course require transformants out of non-transformants. So we will select transformants, and transformant में भी we would select recombinants. हमें non-recombinant की requirement नहीं है. Now let's understand हम antibiotic resistant gene as selectable marker use करके कैसे select करेंगे transformants को and then non-transformant को. So यहाँ हम लोग PBR322 की मदद से सिलेक्शन कैसे करना है ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स का ये समझेंगे. सबसे पहले तो यहाँ वेक्टर को देख लो, क्या ये वेक्टर की पांचों आइडियल क्वालिटीज मैच कर रही है. यस, इसके साइज 4361 बेस पेयर्स है, स्मॉल साइज का है, इसके पास ओराई है, इसके पास आरओपी भी होता है, दैट इज व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी. यहाँ नहीं दिखाया बट ये पार्ट आरओपी होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट दो सिलेक्टेबल मार्कर है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एंड आरी की साइट्स है. आरी की साइट्स जो है वो एक ही है फॉर ईच आरी, बट देर आर मल्टीपल साइट्स फॉर आरी, अलग अलग आरीज के लिए, बट एक आरी के लिए एक ही साइट है, प्रेफरेबली 1. अब ये PBR322 की मदद से हम कैसे पता लगाए विच आर ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड विच आर नॉट. फॉर दैट हम एक टेबल के फॉर्म में समझ लेंगे. सो यहाँ पे देख लो, हम यहाँ एक प्लेट बनाएंगे,
अगार की प्लेट होगी और उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम होगा और उसमें हम एम्फिसिलिन डालेंगे। अब एक ई कोलाई के पास उसके जीनोमिक डीएनए के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती है। अब ये ई कोलाई को जब हम इसमें ग्रो करेंगे तब ये एम्फिसिलिन बीइंग एंटीबायोटिक इस ई कोलाई को वो मार देगा, बिकॉज वो एंटीबायोटिक है, इट विल किल बैक्टीरिया। सो यहाँ पे ये वाली बैक्टीरिया डाई कर जाएगी। जबकि अगर इस बैक्टीरिया में ये PBr322 अगर आया होगा, जो यहाँ डायग्राम दिया है, अगर PBr और ये उसका जीनोमिक डीएनए है, PBr322 आ चुका है तो उसके साथ एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी तो आया और ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एम्फिसिलिन को रेजिस्ट कर जाएगा, तो यहाँ ये ऑर्गेनिज्म जिंदा रह जाएगा। सो इस प्लेट पे जो ग्रो किया दोज विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट्स, एंड जो ग्रो नहीं किया will be called as non-transformants. Right? Now what we will do? We will make another plating जिसमें अगेन अगार डालेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम डालेंगे एंड दूसरा एंटीबायोटिक डालेंगे जो कि है टेट्रासाइक्लिन। अब यहाँ जो जिंदा थे, द वन हु सर्वाइव्ड, वर ट्रांसफॉर्मेंट, इन्हीं को हम यहाँ दूसरी प्लेट में ग्रो करेंगे। नाउ वी हैव टू चेक, जो सर्वाइव किए वो तो ट्रांसफॉर्मेंट थे, बट ट्रांसफॉर्मेंट में भी दो कैटेगरी है, रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। वी आर इंटरेस्टेड इन नॉन रिकॉम्बिनेंट, ऑफ कोर्स वी आर इंटरेस्टेड इन रिकॉम्बिनेंट्स। अब हमने क्या किया था, हम ये एग्जांपल लेके चले हैं कि आरी जो हम यूज करेंगे, ये आरी है BAM-H1। नाउ कैन यू सी इन द डायग्राम BAM-H1 का साइट कहाँ है, यहाँ। तो ये किसको कट कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को कट कर रहा है। अगर ये जीन यहाँ से कट हो गई तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लग जाएगा, बट देन दिस प्लाज्मिड विल लूज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंट टू द टेट्रासाइक्लिन। सो अब टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में जो जिंदा थे उनको अगर हम ग्रो किए एंड इफ दे सर्वाइव्ड, यहाँ अगर वो सर्वाइव किए, दैट शोज कि उनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, इसीलिए तो वो रेजिस्ट कर पाए, विच मीन्स दिस वर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। बट अगर यहाँ इनकी डेथ हो गई, इफ दे डाई ओवर हियर, विच मीन्स दिस जीन वॉज ब्रोकन, दिस जीन वॉज कट, एंड वहां अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लग चुका है। और वंस जीन ऑफ इंटरेस्ट लग चुका है, देन दिस इज नो मोर कॉल्ड एज प्लाज्मिड, नाउ दिस इज कॉल्ड एज RDNA। और जिनके पास RDNA होता है उसको हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। सो दिस आर ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट दिखेंगे कैसे, जीनोमिक डीएनए होगा, यहाँ एम्फार होगा एंड यहाँ टेट-R नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ टेट-R देयर वुड बी R डिजायर्ड जीन। लेट्स से ये डिजायर्ड जीन है। सो यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं और यहाँ जिंदा है। सो कैन यू ऑब्जर्व बेटा, जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो तो मर जा रहे हैं और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स थे वो जिंदा रह रहे हैं। सो एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन helps us in choosing transformants from non-transformant, and another antibiotic resistant gene which gets insertionally inactive। तो कौन सी जीन इंसर्शनली इनएक्टिव हुई, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। दैट वुड हेल्प अस इन चूजिंग रिकॉम्बिनेंट्स ओवर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। सो आप ये चीज को इस तरह से याद रख लो बेटा कि जो जीन कटा दैट वुड हेल्प अस इन चूजिंग रिकॉम्बिनेंट, और जो नहीं कटा वुड हेल्प अस इन चूजिंग ट्रांसफॉर्मेंट। अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे आरी BAM-H1 लिया था। व्हाट इफ हम दूसरा एग्जाम्पल ले और उसमें देखें कि आरी हम ले रहे हैं PST1। अगर हम PST1 लेते हैं तो कटा कौन, एम्फआर। सो इन दैट केस एम्फआर या एम्फिसिलिन would help us in choosing recombinants, whereas tetracycline resistant gene would have been intact. That would be helping us in choosing transformant. So बेटा ये याद रख लो, रट लो कि जो कटेगा वो रिकॉम्बिनेंट बताएगा और जो नहीं कटेगा वो हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स चूज करने में मदद करेगा। सो दिस इज अ सिंगल स्टेप सिलेक्शन। जैसे प्रीवियस वाला इतना कम्बर्सम था, ये बहुत आसान है कंपैरेटिवली। इसमें हम लोग वेक्टर PUC 18 यूज़ करते हैं
एंड इसमें जो दो सिलेक्टेबल मार्कर है, एक है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड दूसरा है लैक्सी जीन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लैक्सी जीन करता क्या है. लैक्सी जीन जो है वो एक एंजाइम को कोड करता है जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम. और ये एंजाइम जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है. Now it is this galactose which can react with a substrate and then it gives blue color. So अगर galactose बन रहा है तो substrate being a chromogenic in nature वो color change दिखाएगा, right? So अब हम क्या करेंगे? Again same story as previous one. हम लोग पहले एक प्लेट लेंगे, उस प्लेट में हमने न्यूट्रिएंट अगार मीडियम डाला है प्लस वी एडेड एम्फिसिलिन. सो अगर ये ऑर्गेनिज्म है जस्ट इट्स जीनोम, कोई वेक्टर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, सो दिस आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सारे के सारे इस प्लेट में मर जाएंगे, वो जिंदा ही नहीं रहेंगे. पर अगर इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है विच मीन्स इनमें ये PUC18 आ चुका है, सो दे हैव गॉट दिस एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. So this resistant gene can resist in amphisilin medium, so here they can survive, they can grow, they can live. So these are our transformants. But transformant में भी हम interested किस में है? हम लोग interested है हमारी gene of interest जिसमें चली जाए and वो recombinant बन जाए तब, right? So इसमें हम imagine करेंगे कि यहाँ लैक्सी जीन ही थी, लैक्सी जीन थी which means ये नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हुए. नाउ इमेजिन करो बेटा इस प्लेट पे जो ग्रो किए, द वन हु ग्रू आर ऑल ट्रांसफॉर्मेंट्स. नाउ इट इज़ वेरी सिंपल दैट वी जस्ट हैव टू ऐड अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालने के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ ब्लू कलर की कॉलोनीज दिखेंगी और कुछ वाइट कलर की कॉलोनीज दिखेंगी. सो ये जो ब्लू कलर की कॉलोनीज होंगी, ब्लू कॉलोनीज, दिस रिप्रेजेंट्स दैट दे हैड लैक्सी जीन इंटैक्ट, hence they could produce beta galactosidase enzyme. Hence beta galactosidase could convert lactose into glucose and this galactose could react with substrate and could give blue color. Whereas white colonies जो है ये दिखाती है कि ये सारा प्रोसेस हुआ ही नहीं है, विच मीन्स लैक्सी जीन कट चुका होगा और वो अगर कटा है तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहीं पे जुड़ चुका है, विच मीन्स वाइट कॉलोनीज आर आर recombinants whereas blue colonies are our non-recombinants. It was such a simple step, single step process में ही हमें एक ही प्लेट में दो प्लेटिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं हुई. Hence this type is called as more appropriate, more precise technique to find out recombinants from non-recombinants. Next is what exactly did we do? Insertion, inactivation, ये शब्द मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ. Let's quickly understand क्या था ये. इसमें हमने इनएक्टिवेशन किया सिलेक्टेबल मार्कर का. कैसे? तो हमने इंसर्ट किया हमारे फॉरेन जीन को उसी साइड पे. इसीलिए NCERT की ये लाइन है दैट वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ने हमें हेल्प किया ट्रांसफॉर्मेंट चूज़ करने में, जबकि दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो इनएक्टिव हो जाती है इंसर्शन के कारण वो हमें हेल्प करता है रिकॉम्बिनेंट चूज़ करने में फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. सो रिमेंबर दैट थिंग, जो कटा विल हेल्प अस इन चूजिंग रिकॉम्बिनेंट्स और जो नहीं कटा विल हेल्प अस इन चूजिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स. PBR 322 के डिसएडवांटेजेस थे, कम्बरसम प्रोसेस था बिकॉज साइमल्टेनियस प्लेटिंग लग रहा था दो प्लेट्स का, दो एंटीबायोटिक्स वाला. हमने इसको ओवरकम कर लिया PUC18 से. PUC18 का हाई कॉपी नंबर है, सिंगल स्टेप सिलेक्शन होता है, ये उसके एडवांटेजेस है. जैसे एक एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग वेक्टर का देख चुके हैं, प्लाज्मिड. विल सी सम फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स. नेक्स्ट वेक्टर इज बैक्टीरियोफाज. हियर वी कैन सी दैट दिस इज बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया को ये बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट कर रहा है तो अपना जेनेटिक मटेरियल उसने अंदर डाल दिया. सो जैसे अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाला वो अपने अंदर प्रोजेनिस बना सकता है, विच मीन्स इट कैन ट्रांसफर इट्स जीन. What if we insert our gene of interest along with that virus? So हमारे केस में भी तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इजीली हो सकता है. So what is bacteriophage? It is a virus जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को and has the ability to replicate within bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA.
एडवांटेजेस इसके भी है, हाई कॉपी नंबर है, वी कैन लिंक आर डिजायर डीएनए बैक्टीरियोफाज के साथ, हम उसका नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ बैक्टीरियोफाज। एग्जाम्पल्स इस केस में लैम्बडा फाज वेक्टर है और M13 फाज वेक्टर है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स आर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स पर्टिकुलरली। तो प्लांट्स के केस में TI प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का। TI स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का है। और ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन ये पैथोजन है डाइकॉट प्लांट्स के लिए, वो उनके अंदर क्राउन गॉल डिजीज कॉज करवाता है। यहाँ मैंने इमेज में अटैच किया है, यू कैन सी दिस इज अ स्टेम, एक बार्क है, एक ब्रांच है जिसमें ये पूरा ट्यूमरस कंडीशन बनी है। ये साइड में देख पा रही हो बेटा, ये ट्यूमरस कंडीशन क्या शो कर रही है कि यहाँ सेल डिवीजन बहुत क्विकर हुआ है, बहुत ज़्यादा फास्टर हुआ है बिकॉज ऑफ द TI प्लाज्मिड। सो व्हाट वी कैन डू इज TI प्लाज्मिड में हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करके कोई भी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करके प्लांट सेल का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्विकर फास्टर करवा सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट भी फास्टर बन जाएगा। वायरसेस जो हम यूज करते हैं टू क्लोन जीन्स इन एनिमल्स, एग्जाम्पल है रेट्रोवायरस। नेचुरली वो हमें इन्फेक्ट करता ही है, तो क्यों ना रेट्रोवायरस को डिसार्म करके हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाल दें, तो वो नेचुरली एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट करेगा एंड देन आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड। Viruses in animals transforms normal cells into cancerous cells. Retrovirus have been disarmed, मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी रिड्यूस कर दी जाती है and used to deliver desired genes into the animal cells. Shuttle vectors भी एग्जाम्पल है। The name itself says shuttle. शटल का मतलब होता है दोनों जगह, जैसे शटल कॉक होता है ना बेटा, बैडमिंटन जब हम खेलते हैं तो वो शटल कॉक इस कोर्ट से उस कोर्ट में जाता है, उस कोर्ट से इस कोर्ट में। सो यू नो डुअल नेचर और डुअल जगहों पे। सो दिस आर द वेक्टर्स विच कैन रेप्लिकेट इन डुअल बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स। इसीलिए इनके पास दो प्रकार की ओराई भी है, दो प्रकार के सिलेक्टेबल मार्कर्स भी है। एग्जाम्पल इज YEP ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड एंड मॉडिफाइड TI प्लाज्मिड भी एक अनदर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉस्मिड। कॉस्मिड जो है वो कॉम्बिनेशन से बनाया गया है बाय कॉस साइट ऑफ लैम्ब्डाफाज एंड देन प्लाज्मिड DNA। इसकी कैपेसिटी है 30 to 40 किलो बेस पर लेंथ का ही डिजायर्ड DNA लेने की। ऐसे सबकी अपनी अपनी अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है। Bacterial artificial chromosome can take up approx 50 to 500 kb in length of desired DNA. Yak is yeast artificial chromosome. Of course, it can more. It can take lengthier desired because it is itself is a eukaryotic. Yeast itself is eukaryotic. Phagmid combo से बनाया गया है बैक्टीरियोफाज एंड प्लाज्मिड से। ट्रांसपोजोन्स वो एक यूनिट है डीएनए का जो मूव करेगा फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल टू अनदर, इसीलिए ट्रांसपोजोन्स को जंपिंग डीएनए भी कहा जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टूल ऑफ द चैप्टर, दैट इज द थर्ड टूल। इससे पहले हम लोग दो टूल्स पढ़ चुके हैं। पहला टूल था एंजाइम्स, दूसरा टूल था वेक्टर्स, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड टूल दैट इज कॉम्पिटेंट और कंपैटिबल होस्ट। अब हमने इमेजिन करो बेटा, इतनी मेहनत से सब कुछ कर दिया बट लास्ट में होस्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या ही फायदा है। हेंस लेट्स अंडरस्टैंड होस्ट को कंपैटिबल या कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाए। होस्ट जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकता है, इट कैन बी यूकैरियोटिक सेल ऑल्सो। अगर यूकैरियोटिक हुआ तो वो फंगल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन इज ईस्ट सेल अगर यूकैरियोट हुआ तो, अदरवाइज मोस्ट कॉमन इज प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियल सेल। एक ट्रीटमेंट है हीट शॉक ट्रीटमेंट, उसकी मदद से हम हमारे RDNA को होस्ट के अंदर डाल सकते हैं। व्हाट डू वी डू एग्जैक्टली, हमने होस्ट एंड RDNA को एक्सपोज किए जाते हैं टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ऑल्टरिंग पोर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर दोनों को आइस पे रखा जाता है, फिर हीट किया जाता है, फिर वापस आइस पे रखा जाता है एंड होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो इमेजिन करो बेटा कि ये होस्ट है एंड लेट्स से ये RDNA है, ये इसके पास तो आना चाहिए। इसके पास आने के लिए डाइवेलेंट कैटायंस लगते हैं एंड वी गिव दैट इन द फॉर्म ऑफ CaCl2। इससे क्या हो जाएगा, वी गिव कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ CaCl2। इससे क्या हो जाएगा, ये इसको चिपक जाएगा। अब हम इसको करेंगे हीट, पहले कोल्ड पे रखेंगे,
फिर हीट देंगे 42 डिग्री सेल्सियस, फिर वापस कोल्ड पे करेंगे। मीनवाइल ये इस तरह से अंदर आ जाएगा, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड हो जाना। वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर भी होते हैं, मतलब कोई वेक्टर की मदद से, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैरियर की मदद से, एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन हो गया, ए राइजोजीन हो गया, रेट्रोवायरस हो गया, प्लांट वायरस हो गया एंड एक्सेट्रा, इन सब की मदद से करना। एंड नेक्स्ट इज डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करना या वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर करना। अब वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर जो है वो दो फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म एंड केमिकल फॉर्म। केमिकल फॉर्म में बेटा केमिकल यूज़ किया जाता है, उसकी मदद से हो जाता है। फिजिकल फॉर्म में देयर आर 3 मेथड्स, जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड माइक्रो इंजेक्शन। जीन गन मेथड में हियर इट इज़ लाइक गन पाउडर जैसा है, जीन गन है, बुलेट है, एंड देन डीएनए कोटेड पैलेट्स बने जाते हैं, और ये पैलेट्स बनाए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ गोल्ड और टंगस्टन जो कि इनर्ट होते हैं, एंड उससे हम लोग प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करवाते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद, इलेक्ट्रिक पल्सेस देने के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन लूजन्स अप एंड दिस गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इजीली। माइक्रो इंजेक्शन में वी होल्ड अ होस्ट सेल बाय सक्शन बाय पाइपेट, एंड देन माइक्रो इंजेक्शन माइक्रो नीडल की मदद से डायरेक्टली वो आरडीएनए हम लोग न्यूक्लियस ऑफ दैट एनिमल सेल के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। इसी की थ्योरी यहाँ लिखी है। केमिकल PEG केमिकल यूज़ किया जाता है, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल जनरली, टू इंसर्ट आरडीएनए इनटू प्रोटोप्लास्ट। जबकि फिजिकल मेथड के 3 टेक्निक्स, जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड माइक्रो इंजेक्शन। जीन गन की दूसरे नाम है बायोलिस्टिक मेथड और पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड, जिसमें आरडीएनए कोटेड गोल्ड और टंगस्टन बुलेट्स जो है वो फायर की जाती है हाई वेलोसिटी पे इनटू द प्लांट सेल और कैंसरस एनिमल सेल। इलेक्ट्रोपोरेशन जो है इसमें टेम्पररी पोर्स क्रिएट होते हैं प्लांट सेल में, कैसे, तो बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जबकि माइक्रो इंजेक्शन जो है इसमें हमने पहले फर्स्ट सेल को होल्ड करके रखा सक्शन से, एंड देन आरडीएनए इंसर्ट किया न्यूक्लियस ऑफ प्लांट और एनिमल सेल या ओवम या जाइगोट या एम्ब्रियो में, यूजिंग माइक्रोसिरिंज और माइक्रोपाइपेट, उसकी मदद से फिर हमने होल्ड करने के बाद उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। सो विद दिस ये पूरा चैप्टर का नाम ही है बेटा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। विद दिस वी आर डन विद प्रिंसिपल्स। अब जो पार्ट बचा है वो है हमारा प्रोसेसेस। कौन कौन से प्रोसेस है, कौन कौन सी टेक्निक है जिससे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो प्रोसेसेस जो है वो स्टेप वाइज है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल इंडिविजुअली इन अ सीक्वेंस। सो फर्स्ट स्टेप इस पूरे सीक्वेंस में है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। वी नो दैट हमको डीएनए प्रेसिपिटेट आउट करना पड़ेगा, कैसे, चिल्ड इथेनॉल डाल के। फाइन थ्रेड्स जो डीएनए के आएंगे सस्पेंशन में, उसे हम कलेक्ट करेंगे स्पूलिंग टेक्निक से। फिर उस डीएनए का फ्रैगमेंटेशन करेंगे आरई की मदद से। सेम आरई की मदद से उस प्लाज्मिड को भी कट करेंगे। अब हम सेपरेशन एंड आइसोलेशन करेंगे डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट एज वेल एज प्लाज्मिड का। कैसे करेंगे इसको, अब देखो बेटा यहाँ पे दोनों बार टर्म्स आइसोलेशन आया है, राइट। तो कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा थर्ड होगा, तो आइसोलेशन डीएनए बोला है तो वो हमेशा फर्स्ट होगा। एंड अगर डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट शब्द यूज किया है, फ्रैगमेंट, तो वो थर्ड आएगा, ठीक है। आइसोलेशन पहला पूरे के पूरे जीनोमिक डीएनए का था, एंड देन सेकेंड वाला आइसोलेशन जो था वो बस फ्रैगमेंट का आइसोलेशन था, जो हम करते हैं अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। Now what is this technique? Let's understand. ये एक इस तरह से ग्लास का कंटेनर होता है जिसमें हम बफर ऐड करते हैं। एक प्लेट होती है जिसमें हम जेल अगार मीडियम लेते हैं, अगार जेल लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम लेते हैं इनटू 1 लीटर ऑफ वाटर। इसको थोड़ा सा हीट करते हैं एंड देन कोम्ब लगाकर इसको हम लोग पोर करते हैं। आफ्टर सर्टन टाइम वो कूल हो जाएगा, कूल होगा तो जेली लाइक सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। फिर हम उसमें से कोम जब निकाल देंगे, व्हेन वी रिमूव द कोम, इस तरह से यहाँ खड्डे तैयार हो जाएंगे, बिकॉज वहाँ जेल नहीं गिरा था, बिकॉज कोम के वहाँ टीथ थे, तो वहाँ पे वेल्स तैयार हो गई है। रेस्ट ऑफ एंटायर रीजन पूरा का पूरा जेल से बन चुका है। अब इसको हम पोर कर देंगे उस बफर में, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव जो होता है वो हमारा होता है कैथोड, और पॉजिटिव जो होता है वो हमारा होता है एनोड। डीएनए का लोडिंग जो होगा उस वेल्स में होगा, डीएनए सैंपल्स इस वेल में होंगे,
एंड डीएनए बिंग नेगेटिव चार्ज, डीएनए खुद नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट आयंस, वो पॉजिटिव की ओर मूव करेगा. सो कैन यू सी दिस एरो, वो इधर की ओर मूव करेगा. तो व्हेन वी टर्न ऑन इलेक्ट्रिक करंट, लॉन्गर बैंड्स जो होंगे वो वेल के पास ही रहेंगे, बट जो जितना शॉर्टर होगा वो नीचे उतना फास्ट मूव करेगा. इवन इन दिस डायग्राम वी कैन सी जो बड़े बड़े बैंड्स है दे रिमेन नियर वेल, बट जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट बैंड्स है दे मूव फादर फ्रॉम द वेल. सो इसी तरह से हमें डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे. एंड फर्स्ट वेल में जनरली हम लोग मार्कर डीएनए डालते हैं जिसकी प्रिसाइज हमें सारे बैंड्स की साइज पता होती है. एंड फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वी ऑल्सो नो द साइज ऑफ आवर डिजायर्ड डीएनए. लेट्स से फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वी नो दैट आवर डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट साइज इज 100 kb एंड मार्कर पर से हमें पता होगा 100 kb यहाँ है. सो लेट्स से 100 kb यहाँ है तो सी के बाजू में यहाँ पे 100 kb वाला ये भी 100 kb ही होगा. सो दिस विल बी आवर डिजायर्ड डीएनए. इस तरह से हम चेक कर सकते हैं. हियर वी कैन सी दैट प्रेसिपिटेटेड डीएनए जो निकाला है स्पूलिंग की मदद से आफ्टर एडिंग इथेनॉल. नेक्स्ट वी कैन सी क्या क्या हमें लगा इस टेक्निक में. सो इट इज अ टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज with the use of electricity or voltage in a medium. DNA खुद नेगेटिवली चार्ज है, इट विल रन टुवर्ड्स एनोड. हमें लगा क्या, अगरोस जेल लगा जो हमें सीवीड्स या रेडलगी में से मिलता है जिसे हम ग्लासिलेरिया या जेलिडियम भी कहते हैं. वी नीडेड बफर्स, वी नीडेड कैथोड एंड एनोड एंड वी नीडेड वेल और सैंपल वेल जो हम कोम की मदद से बनाए हैं. फंक्शन क्या था इसका, इसने हमें आरी की एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई ये भी पता लग गया हमें, बिकॉज इफ आरी हैज कट तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बने होंगे एंड देन वो सेपरेट होंगे. बट आरी अगर फंक्शनल ही नहीं था तो हमें बस एक ही बैंड मिलेगा. सेपरेशन डीएनए फ्रेगमेंट्स का हुआ अकॉर्डिंग टू द साइज ड्यू टू सीविंग इफेक्ट जो प्रोवाइड किया था अगरोस जेल ने. जितना छोटा डीएनए फ्रेगमेंट उतना वो फास्ट रन करेगा टूवर्ड्स द एनोड. बट प्रॉब्लम ये है बेटा कि डीएनए हमें हमारे नेकेड आई से दिखता नहीं है, हमें उसमें कुछ तो डाई डालनी पड़ेगी. तो डाई जो होता है इथिडियम ब्रोमाइड, ये एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है. इंटरकैलेटिंग, इट विल इंटरकैलेट विद द डीएनए मॉलिक्यूल एंड ये हमें विजुअलाइजेशन होगा पर यूवी रेज के अंडर होगा. बैंड्स वुड अपीयर ब्राइट ऑरेंज कलर. ऑलरेडी PYQ आ चुका है, इस पे कौन से कलर के बैंड्स है. अब हमें ये दिखेगा by adding this ethidium bromide, but this is highly carcinogenic dye, so we have to be extremely careful while doing that. इसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, मार्कर से हम लोग कंपेयर करके अपना डीएनए फ्रेगमेंट पता लगा लिए, उसको पूरा हम ब्लेड से कट करके जेल पीस के साथ निकाल लेंगे. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इल्यूशन. Separated bands of DNA are cut out from agarose gel and these are extracted from the gel piece. इसी तरह से SDS पेज भी होता है सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए. हम जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं दैट इज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स. नाउ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक क्विकली समझ लो. अगर क्वेश्चन आता है कि एक सर्कुलर प्लाज्मिड है और उसको आरी की एक ही साइड थी, मतलब एक साइड लेट्स से यहाँ कट किया, तो कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे. तो बेटा सर्कुलर है, एक ही साइड बना तो ये खुल जाएगा, लीनियर हो जाएगा, तो फ्रैगमेंट एक ही बनेगा. एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बैंड्स कितने बनेंगे, बैंड भी एक ही बनेगा. बट अगर लीनियर डीएनए है एंड एक आरी साइड पे कट लगा तो फ्रैगमेंट्स तो दो बनेंगे ना. फ्रैगमेंट्स मिलेंगे दो. नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज, लेट्स से ये फ्रैगमेंट है 5 kb का और ये फ्रैगमेंट है 10 kb का, तो हमें बैंड्स भी मिले दो, क्योंकि 5 kb का वुड रन फास्टर, वो फार्दर होगा क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है, एंड 10 kb वाला नियर द वेल होगा. पर आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. दो आरी की साइड्स थी एंड दोनों आरी ने इक्विवेलेंट साइज के बैंड्स बनाए. सो 5 kb ईच बैंड. तो फ्रैगमेंट्स कितने बने हैं, 1, 2 एंड 3, राइट. 3 फ्रैगमेंट्स बने हैं, पर बैंड्स कितने बनेंगे. तो बेटा ऑलरेडी हम लोग लिखे हैं इट इज़ ड्यू टू साइज. तो साइज तो तीनों का सेम है, तो बैंड के हिसाब से तो वो एक ही जगह पे सारे इकट्ठा हो जाएंगे, एक ही बैंड बनाएंगे. So band would be just one,
बिकॉज 5 5 5 सारे एक ही बैंड बनाएंगे. So please make sure to read the question carefully and see, check what has been asked. Now next is, as soon as we got our desired fragment, आप सोचो बेटा हमने कितनी मेहनत की थी. मैं क्विकली एक रिवाइज रिकॉल करवा रही हूँ हमने क्या क्या किया था. हमने सेल्स लिए थे, उसके अंदर मल्टीपल एंजाइम्स डाल के प्योर डीएनए चिल्ड इथेनॉल डाल के आइसोलेट किया, फिर उसमें आरी डाला, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने वो डिजायर्ड फ्रैगमेंट फाइनली इल्यूजन से बाहर निकाला. अब सोचो ये डीएनए फ्रैगमेंट हमको जो मेहनत से मिला है, बाय चांस वो गलती से नीचे गिर गया, डैमेज, एवरीथिंग गॉन, फ्रॉम स्क्रैच दोबारा करना पड़ेगा. हेंस व्हाट डू वी डू, जैसे ही हमें मिला बहुत संभाल के उसको हम रख के तुरंत उसकी जेरोक्स कॉपीज निकलवा लेते हैं. सो डीएनए की जेरोक्स कॉपीज, डीएनए की मल्टीपल जेरोक्स कॉपीज, दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, ये हम पीसीआर से करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो मल्टीपल कॉपीज बनाएगा हमारे डिजायर्ड फ्रैगमेंट का. ये भी PYQ आ चुका है. इसके स्टेप्स बताओ. फर्स्ट स्टेप इज डीनेचरेशन, सेकेंड इज एनेलिंग, थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन. वी कैन सी डीनेचरेशन में ये डिजायर्ड डीएनए था, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स कट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. सेकेंड स्टेप एनेलिंग में प्राइमर जुड़ जाते हैं 3 प्राइम एंड पे, एंड एक्सटेंशन में थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा के, एनेलिंग में जो घटाया था एक्सटेंशन में बढ़ा के डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा प्राइमर एंड डीएनए टेम्पलेट को रिकॉग्नाइज करके, फ्री डीएनटीपीज को लेके वो आगे आगे बढ़ेगा. इस तरह से एक फ्रैगमेंट के हमें अल्टीमेटली यहाँ पे 2 मिले. नाउ द प्रॉब्लम इज डीएनए पॉलीमरेज जो हमारे बॉडी में है, इट वर्क्स वेरी वेल इन 37 डिग्री सेल्सियस, बट एज यू कैन सी यहाँ तो टेम्परेचर ज़्यादा है. सो व्हाट डू वी एक्सट्रैक्ट डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस विच नेचुरली लिव्स इन हॉट स्प्रिंग्स. एंड थर्मस एक्वेटिकस का पॉलीमरेज निकाला, तो उस पॉलीमरेज को हमने नाम दे दिया टैक पॉलीमरेज, वेयर T स्टैंड्स फॉर थर्मस, AQ स्टैंड्स फॉर एक्वेटिकस. यहाँ पे हम लोग क्विकली देख लेंगे. ये बेसिकली एक इन विट्रो फिनोमिना है. डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो जो बॉडी में हो रहा है वो सेम इन विट्रो हम लैब में करवा रहे हैं. हमें यहाँ डिजायर डीएनए लगा, हमें प्राइमर्स लगे 2 प्रकार के, फॉरवर्ड एंड रिवर्स. हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगा जिसमें हमने टैक पॉलीमरेज चूज किया, जो कि थर्मस एक्वेटिकस से हमने निकाला, जो नेचुरली हॉट स्प्रिंग में रहता है. वी नीडेड DNTPs एंड देन वी नीडेड फ्यू नेसेसरी आयंस फॉर बफर मैकेनिज्म. 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. डीनेचरेशन पहला, एनेलिंग दूसरा, एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन तीसरा. ऑलरेडी PYQ इज बिन आस्क्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ द 3 स्टेप्स ऑफ द PCR. हाउ डू वी कैलकुलेट? एक PCR साइकिल से हमें एक फ्रैगमेंट से 2 मिले, वही 2 PCR साइकिल की हमने तो n पावर 2 करेंगे हम. सो दैट वुड बी बेसिकली 2 साइकिल से, लेट्स कैलकुलेट दिस वे, 2 साइकिल से हमें 4 मिले, 3 साइकिल से हमें मिलेंगे 6. सो हाउ डू वी कैलकुलेट? नहीं, पीसीआर में हमें फाइनल प्रोडक्ट्स कैसे चेक करने हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड इसको. हमने अभी देखा 3 स्टेप्स थे मेन, राइट. सो जब एक डीएनए फ्रेगमेंट था, एक साइकिल हो जाने के बाद उसके 2 फ्रेगमेंट्स बने. अब दूसरी साइकिल होगी, लेट्स से 2 फ्रैगमेंट्स से दूसरी साइकिल होने के बाद कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे? 4. अब 4 फ्रैगमेंट्स है, अगेन 2-3 साइकिल होने के बाद कितना बनेगा? इसका बन जाएगा 8, and so on. So how do we calculate? We have to calculate 2 raised to n, where this n would be number of cycles. So आप कितने भी साइकिल का क्वेश्चन पूछे उसको 2 raised to 10 कर देना, वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा होगा, उतने डीएनए फ्रैगमेंट्स बनेंगे. पीसीआर एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है साइकिल, हेंस पीसीआर साइकिल्स को हम थर्मल साइकिल्स भी कहते हैं. एप्लीकेशंस क्या है पीसीआर के? हम पैथोजन का डायग्नोसिस कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कम से कम पैथोजेनिक जीनोम को भी हम मल्टीप्लाई करके उसके मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, एंड हेंस हम डायग्नोस कर सकते हैं वेदर HIV वायरस है कि नहीं है. हम स्पेसिफिक म्यूटेशन को चेक कर सकते हैं. अगर प्राइमर जुड़ गया एंड पीसीआर रन हो रहा है, विच मीन्स इट वॉज अ वेरी हेल्थी एंड नॉर्मल जीन. बट अगर प्राइमर अटैच ही नहीं हो पाया and PCR रन ही नहीं हो पाया, that shows that probably that gene was mutated and then mutation related कोई तो disease होगा. प्लांट पैथोजन भी हम चेक कर सकते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग हम करते हैं फॉरेंसिक साइंस में.
लेट्स एक मर्डर सिनेरियो हुआ है और हमें वहाँ पे एविडेंस मिला एंड हमें वहाँ लेट्स से हेयर मिला या नाखून मिला, अब वो हमें बहुत अच्छे से संभाल के रखना है। बट अगर वो भी चोरी हो जाए या खो जाए तो दिक्कत है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें से डीएनए आइसोलेट करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रखेंगे सो दैट उसके बाद चोरी हो या कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज 30 PCR साइकिल्स के बाद वी गेट 1 बिलियन डीएनए फ्रैगमेंट्स। इतना ज़्यादा रेप्लिकेशन हो जाता है, तो इतना ज़्यादा डीएनए है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। ऑल्सो इन पैलेंटोलॉजी पीसीआर हम यूज़ करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स को क्लोन करने के लिए फ्रॉम द फॉसिल्स, ममीफाइड रिमेन्स में से। इसके बाद वाला स्टेप क्या है, फाइनली आपने क्वांटिटीज बढ़ा दी, जेरोक्स कर दिया, सो फाइनली यू हैव गॉट योर डिजायर्ड जीन। ऑल्सो विथ सेम आरी यू हैव कट योर प्लाज्मिड, दैट इज योर वेक्टर। अब इन दोनों को जोड़ना है, राइट। सो लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ प्लाज्मिड को आपने एक आरी से कट किया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया है एंड T4 डीएनए लाइगेज की मदद से आपने इसको लाइगेशन कर दिया, जोड़ दिया। सो नेक्स्ट स्टेप इज लाइगेशन, जो डीएनए लाइगेज की मदद से होता है। Then you insert this rDNA into the host cell. How do you do that? We have already studied vector-less mediated methods है, vector mediated methods है, gene gun methods थी, electroporation थी, heat shock treatment and so on. There were many more. And finally now you would culture this host cell. Because host cell जितना grow करेगा उतना ही हमारा gene of interest बनेगा. And जितना gene of interest बनेगा उतने हमारे products बनेंगे. सो लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल, हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन लिया था एज आर डिजायर्ड जीन, उसको वेक्टर के साथ जोड़ के ह्यूमन सेल में हमने इंट्रोड्यूस किया। सिंस वो ह्यूमन जीन था और ह्यूमन सेल ही हमने होस्ट लिया, देन इट वुड बी कॉल्ड एज होमोलोगस होस्ट। बट अगर इसको हमने कोई ई कोलाई में डाला या कोई और ऑर्गेनिज्म के सेल में डाला, रिस्पेक्टिव ह्यूमन सेल में नहीं डाला बस, देन दैट होस्ट वुड बी कॉल्ड एज हेट्रोलॉगस होस्ट। बिकॉज ये जीन इकोलाई का नहीं था, ये जीन ह्यूमन सेल का था। अब ई कोलाई जो हमें प्रोटीन बना के देगा, दैट इज इंसुलिन प्रोटीन, उस प्रोटीन को हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। अब फाइनली हमारा स्मॉल स्केल पर भी प्रॉपरली प्रोटीन बन चुका है, इंसुलिन तैयार हो चुका है। या जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में जो स्टोरी बताई थी, एक स्टूडेंट के पास एक ऐसा प्रोटीन था जिससे उसको इम्यूनिटी मिलती थी, तो वो लेट्स से प्रोटीन हमें मिल चुका है। बट ये बस लैब स्केल में हुआ। व्हाट इफ वो प्रोटीन मुझे पूरे दुनिया को प्रोवाइड करना है, तो बेटा लैब में बनाया गया प्रोटीन तो कितना कम बनेगा, राइट। सो आई वुड शिफ्ट दिस टू लार्ज स्केल। आई वुड क्रिएट दिस एंटायर स्टफ एट लार्ज स्केल, दैट इज बायोरिएक्टर्स या बायोफर्मेंटर्स में मैं करूँगी ये। सो कल्चर तो पहले हमने स्मॉल स्केल पे किया, वहाँ सारी चीज़ें ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड की, जैसे पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिटिव मीडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे, प्योरीफाई करेंगे स्मॉल स्केल पर ही। सब कुछ अच्छे से हुआ, सेम कंडीशंस एंड सेम टेक्निक वी वुड यूज फॉर लार्ज स्केल। नाउ वी वुड ट्रांसफॉर्म देम एट लार्ज स्केल। बायोरिएक्टर्स बेसिकली लार्ज टैंक्स या वेसल्स है जो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल है, हम वैक्सीन बना सकते हैं, हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, हम हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड मल्टीपल मोर थिंग्स हम बना सकते हैं। कैपेसिटी जो रिएक्टर्स की होती है वो 100 to 1000 लीटर्स की होती है। मोस्ट कॉमन टाइप इज स्टरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। सो ये डायग्राम एनसीईआरटी में दी है। वी कैन सी दैट ये मोटार है, यहाँ पे 1, 2 और 3 ये प्लेट्स बनाई हैं, ब्लेड्स हैं जो स्टर करते रहेंगे, कंटिन्यूसली स्टरिंग अंदर करते रहेंगे, इसीलिए इसको स्टरर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर कहा गया है, बिकॉज इट कीप्स ऑन स्टरिंग। यहाँ जो येलो आपको दिख रहा है उतना हमारा कंटेंट है, कल्चर ब्रॉथ है, उसके अंदर हमारा वो होस्ट होगा जो हमें हमारा प्रोडक्ट बना के देगा। बट उसको कितना पीएच चाहिए उसके लिए हम अकॉर्डिंगली एसिड या बेस डालते रहेंगे, टेम्परेचर हम मेंटेन रखेंगे, हम स्टेराइल एयर डालेंगे, हम पहले स्टीम से पूरे वेसल को स्टरलाइज कर देंगे। यहाँ मोटर है जिससे वो स्टरर्स घूमते रहेंगे। सिंस इतना घूमता रहेगा तो फोम्स क्रिएट होंगे, उस फोम को ब्रेक करने के लिए फोम ब्रेकर भी है एंड मेनी थिंग्स आर टेकन केयर। अब यही वाला जो है वो स्पार्जर स्टरर है, जबकि ये वाला सिंपल स्टरर है। स्पार्जर स्टरर एंड सिंपल स्टरर में बस ये अंतर है कि यहाँ हम लोग जो एयर दे रहे हैं वो बबल्स के फॉर्म में देते हैं, एंड बबल्स के फॉर्म में एयर दिया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के लिए। सो यहाँ बस गैस एंट्रेंटमेंट जो दिया है
इट इज जस्ट इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ओवर देयर। ये मैंने समझाने के लिए मेरे फॉर्मेट से, मैंने मेरे नोट से ये दिखाया है दैट ये स्टरर का जो बेस है वो कर्व्ड होता है। आई विल यूज रेड कलर पेन ओवर हियर। ये कर्व रेड कलर का है। यहाँ पीएच प्रोब है। कल्चर मीडियम में कुछ भी कंटेंट एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ, अकॉर्डिंगली हम एसिड या बेस डालेंगे। टेम्परेचर का थर्मोमीटर भी है। अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो यहाँ हमने कंडेंसर लगा के रखा है जो उसको कूल डाउन कर देगा एक्सेस टेम्परेचर अगर हुआ तो, एंड टेम्परेचर नॉर्मल है तो कंडेंसर नहीं लगाएंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग कोल्ड वाटर का इनलेट दिया है, जबकि यहाँ आउटलेट है वाटर का। यहाँ ब्लेड्स है, स्टरर ब्लेड्स जो एजिटेट करते रहेंगे। ऊपर वाली ब्लेड अलग से है जो फोम को ब्रेक करेगी। यहाँ से हम स्टीम देंगे स्टरलाइजेशन के लिए, यहाँ एयर इनलेट देंगे जहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा। एंड ऑक्सीजन को सर्कुलेट करवाने के लिए वो ब्रॉथ के अंदर जहाँ हमारा होस्ट सेल है उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, इसलिए ये सारी स्टरर्स को घुमाने के लिए यहाँ पे हमने मोटर दिया है। सो यहाँ हमने कंट्रोल किस किस चीज़ों का किया है? वी हैव कंट्रोल्ड पीएच, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, फोम कंट्रोल्ड है, इवन ऑक्सीजन डिलीवरी भी कंट्रोल्ड है। अल्टीमेटली यहाँ से हम आउटलेट निकालेंगे हमारे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए। सो ये स्टर टाइप सिलेंड्रिकल वेसल है अलॉन्ग विद द कर्व्ड बेस, और ये हमें प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ब्रॉथ करने में मदद करता है। We would definitely try. We will give all the optimum conditions for log और exponential phase of host cell. जैसे E. coli का जो log phase के लिए requirement होंगी वो सारे requirement हम provide करेंगे, just because log phase में E. coli maximally active physiologically as well as metabolically active होंगे। अब ये reactors जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, continuous and batch reactors। continuous reactors में हम continuously ब्रॉथ डालते रहते हैं एंड कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट कलेक्ट करते रहते हैं। बैच में हम लोग एक बार सारा कुछ डाल दिए, उसके बाद वो पूरा बैच एक साथ रन करने देंगे एंड लास्ट में बैच खत्म होने के बाद सारा प्रोडक्ट निकालेंगे। कंटिन्यूसली डालेंगे निकालेंगे ऐसा नहीं करेंगे। सो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। फेड बैच इज कॉम्बो ऑफ बोथ। हम ऐड तो करते रहेंगे कंटिन्यूसली, बट पूरा बैच हो जाने के बाद प्रोडक्ट एक साथ निकालेंगे। सो निकालना बैच में हुआ बट डालना कंटिन्यूस हुआ। सो ये कॉम्बो था दोनों का, हेंस इट इज कॉल्ड एज फेड बैच कल्चर। माना जाता है कंटिन्यूस टाइप में ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज कंटिन्यूसली यू आर एडिंग फ्रेश मटीरियल एंड कंटिन्यूसली आर रिसीविंग ऑल्सो फ्रेश मटीरियल। फाइनली प्रोडक्ट आपके रिएक्टर में वो सारे सेल्स ने, कल्चर ब्रॉथ में आपके जो होस्ट सेल्स है सब ने प्रोडक्ट बना के रखा है। अब आपकी ड्यूटी बनती है बेटा जाके उनसे मांगो वो प्रोडक्ट या उनसे कलेक्ट करो। वो सामने से देने नहीं आएंगे हमको। सो हम लेंगे कैसे? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, विच मीन्स इस स्लाइड से पहले मैंने जो भी पढ़ाया है, जो भी स्टार्टिंग से हमने होस्ट सेल लिया, हमने डिजायर्ड जीन लिया, उसको आइसोलेट किया, उसको बाहर निकाला, आरी से कट किया, डीएनए लाइगेज से जोड़ा, होस्ट में डाला, एवरीथिंग, पीसीआर टेक्निक बोलो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया हमने, जो भी अब तक जो भी पढ़े वो सारा कुछ गया था इन द अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। अब से जो चालू होगा अल्टीमेटली सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इसे हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें क्या इन्वॉल्व है? बायोसिंथेसिस से लेके मार्केटिंग तक सारे प्रोसेसेस है। तो हम तो सेपरेट करेंगे प्रोडक्ट को पहले। देयर आर फ्यू मेथड्स जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद उसको प्योरीफाई करेंगे या स्टरलाइज करेंगे, अगेन उसकी भी कुछ मेथड्स अवेलेबल है। फिर टेस्टिंग करेंगे प्रोडक्ट का कि सही तो बना है ना, अगर वो इम्यूनिटी वाला प्रोटीन बना है तो सही तो है ना, क्या वो ए स्टूडेंट में जैसा काम कर रहा है, क्या वो किसी और में वैसा काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर इंसुलिन बनाया है तो वेदर इंसुलिन इज वर्किंग प्रॉपरली और नो। सर्टिफिकेशन करेंगे, फिर पैकेजिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, सेल करेंगे प्रोडक्ट का, एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और चीज़, फॉर्म्यूलेशन करेंगे प्रोडक्ट का। फॉर्म्यूलेशन मतलब लेट्स फॉर एन एग्जांपल, अगर इंसुलिन हम बना रहे हैं तो ये डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट को दिया जाएगा, तो अलग अलग डोजेजेस का होगा ना। किसी को 5 mg की इंट्रावेनस इंजेक्शंस दिए जाते हैं, किसी को हाई डोजेज लगेंगे, किसी को लो डोजेज लगेंगे, किसी को मीडियोकॉर डोजेज लगेंगे, तो फॉर्मुलेशन भी तो अलग अलग बनेगा। ये सब कुछ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में कंसिडर किया जाएगा। सो अपस्ट्रीम प्रोसेस अब तक पूरे चैप्टर में जो हम पढ़े थे,
फाइनली उसको लार्ज स्केल पे लेके गए एंड डाउन स्ट्रीम में लार्ज स्केल से हमने प्रोडक्ट्स को प्योरीफाई एंड आइसोलेट कर लिया। पूरे चैप्टर का क्विक ओवरव्यू। सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग किया, हु वुड बी द बेस्ट होस्ट फॉर आवर जॉब। देन हमने पॉसिबल इंजीनियरिंग किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने में, जो कि सब कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम में हुआ। हमने स्मॉल स्केल पे सब कुछ पहले लैब में किया, फिर स्केल अप करना चाहा पायलट प्लांट के लिए, एंड स्केल अप के बाद हमने इसको बायोरिएक्टर्स में शिफ्ट किया असेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करके। फिर फाइनली वी सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड एंड प्योरीफाइड द प्रोडक्ट, जिसको हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस कहें, एंड फाइनली फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग किया, जो डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी में आया, बट ये पूरा का पूरा डाउनस्ट्रीम है और इससे ऊपर वाला सब कुछ अपस्ट्रीम प्रोसेस है। सो आई होप ये पूरा चैप्टर आप सभी को क्रिस्टल क्लियर है। दिस चैप्टर एक्चुअली टेक्स 12 to 14 आवर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, बट इसको वन शॉट में मैंने बहुत शॉर्ट में बट कंटेंट पूरा डिलीवर करने का ट्राई किया है। सो आई होप पूरा का पूरा कंटेंट आपका क्लियर है। बहुत कम से कम टाइम में इसको डिटेल में हम लोग ऑफकोर्स 12 to 14 आवर्स में पढ़ते हैं, बट वन शॉट के लिए आई हैव कवर्ड ऑल द मेजर पॉइंट्स इन सो मच ऑफ लेस टाइम। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, इट वॉज बेनिफिशियल। डू लेट मी नो अगर आप कोई और चैप्टर भी मुझसे ऐसे सीखना चाहते हैं तो। थैंक यू।